नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुंबई में सोमवार देर रात 9 बजे मोबाइल और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सैमसंग के सर्विस सेंटर में आग लग गई। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के बाद भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जानलेवा प्रदूषण। महाराष्ट्र के अमरावती में इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा के कारण शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज लड़ाकू विमान आसमान में वायुसेना की ताकत दिखाएंगे। मुंबई में सोमवार देर रात 9 बजे मोबाइल और होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनी सैमसंग के सर्विस सेंटर में आग लग गई। यह सर्विस सेंटर कांजूर मार्ग इलाके के हैवी इंडस्ट्रियल स्टेट में है। आग से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अंदर से धमाके की आवाजें भी आ रही हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी प्रशांत कदम ने बताया कि हमें रात करीब 9 बजे कांजूर मार्ग स्थित सैमसंग सर्विस सेंटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी मिली। घटना स्थल पर अभी 10-12 दमकल वाहन मौजूद हैं। स्थानीय लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ऑनलाइन डिलीवरी के लिए जा रहे ऑर्डर किए जाते थे। उन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को यहां रखा जाता है, यानी गोदाम के तौर पर इस जगह का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की रिपेयरिंग के लिए यहां सामान लाए जाते हैं। फिलहाल आग क्यों लगी, किस वजह से लगी, इसकी स्थिति का भी पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान समीर और आमिर के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के एक तीसरे शख्स अल्ताफ को भी ढेर कर दिया। अल्ताफ एक सीमेंट व्यवसायी है और उसने आतंकियों को पनाह दे रखी थी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार शाम करीब 7 बजे सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि हैदरपुरा के एक मकान में 3 आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना को साथ लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जब हैदरपुरा इलाके को खंगाला जा रहा था तो आतंकियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन आतंकी नहीं माने और फायरिंग जारी रखी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। करीब 3:30 बजे चले ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए हैं, साथ ही उनका मददगार भी ढेर हो गया। तीनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के बाद भी दिनों दिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है जानलेवा प्रदूषण का कारण विशेषज्ञों ने भी विभागों व सरकार के लिए द्वारा बनाए गए ठोस अध्ययन के द्वारा किए जा रहे कार्यों और लापरवाही बरतना बताया है। पर्यावरण विशेषज्ञ सचिन पवार ने बताया कि दिल्ली जैसे हॉट स्पॉट में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ठोस रणनीति बनानी होगी। दिल्ली के भौगोलिक स्थिति को पहले समझना होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली की भौगोलिक बनावट संकीर्ण घाटी की तरह है। उन्होंने बताया कि दिल्ली संकीर्ण घाटी की तरह है, इसलिए बिना प्राकृतिक उपायों और तेज हवा, बारिश, उचित तापमान के दिल्ली में प्रदूषण खत्म होना मुश्किल है। दिल्ली में जब तेज सर्दी पड़ती है, तापमान 10 डिग्री से कम होगा तो हवा ठंडी होने के कारण भारी होगी और उसमें सड़कों, पार्कों, वाहनों के वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले PM 2.5 और PM 10 की मात्रा रहेगी। जब तापमान बढ़ेगा, मौसम में गर्म होगा। वायु हवा गर्म होने के बाद ऊपरी वायुमंडल में जाकर मिल जाती है। बाहर से आने वाली हवा दिल्ली के ऊपर मौजूद प्रदूषित हवा को बहाकर अपने साथ ले जाती है। महाराष्ट्र के अमरावती में इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा के कारण शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर इस मामले से जोड़कर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो में मस्जिद के सामने लोगों की भीड़ भगवा ध्वज लहराते हुए नजर आ रही है। वहीं वीडियो में ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही है। कई यूजर्स ने वीडियो शेयर कर लिखा, त्रिपुरा दंगे के खिलाफ मुसलमानों ने कल किए गए बंद के बाद आज भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र में अमरावती में कर्फ्यू। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज निकाले रामनवमी जुलूस के दृश्य। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम भक्तों को जूस बांटा। वायरल वीडियो में देखने को साफ मिल रहा है कि ये वीडियो अमरावती का नहीं है, कर्नाटक के कलबुर्गी शहर का है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज लड़ाकू विमान आसमान में वायुसेना की ताकत दिखाएंगे। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद फ्लाइट पास्ट करेंगे। इसके तहत 3.2 किलोमीटर लंबी एयर ट्रिप पर C-130J हरकुलिस के उतरने के बाद विमान टच एंड गो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। यह एयर शो दुनिया को संदेश देगा कि भारत ने सामरिक दृष्टि से एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे पे 2 मार्चों में पर जंग होने की स्थिति में दोहरी भूमिका निभाएगा। उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहाँ से 2 ही फ्रंट पर आसानी से फाइटर जेट को दुश्मन को तबाह करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ एयर मार्शल JS चौहान, एयर कमांडेंट रिटायर्ड RN गायकवाड़ ने बताया कि इसके सामरिक मायने बताए जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह इससे मजबूती मिलेगी। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। करीब 6000 करोड़ के ड्रग केस में उत्साह दिखाने वाले पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ कंटेंट पिटीशन पर हरियाणा के एडवोकेट जनरल आज सुनवाई करेंगे। अगर वहां से मंजूरी मिली तो फिर रिपोर्ट हाई कोर्ट जाएगी। वहां मंजूरी मिली तो सिद्धू के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी। हरियाणा के वकील परमप्रीत सिंह बाजवा ने कॉन्टेम्प्ट पिटीशन दायर की है। उन्होंने पंजाब में ड्रग केस के हर सुनवाई से पहले सिद्धू के ट्वीट्स पर सवाल उठाए हैं। एडवोकेट बाजवा ने कहा है कि सिद्धू न केवल कोर्ट में काम में दखल दे रहे हैं बल्कि डायरेक्शन दे रहे हैं। एडवोकेट बाजवा ने कहा कि सिद्धू कहते हैं कि उन्हें पता है कि रिपोर्ट में किस नेता का नाम है। उन्होंने कहा कि पंजाब स्पेशल टास्क फोर्स की यह रिपोर्ट हाई कोर्ट में सील बंद पड़ी हुई है। ऐसे में सिद्धू कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास पहले ही रिपोर्ट की कॉपी है। सिद्धू कहते हैं कि आज रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह की टिप्पणी करना गरिमा गिराने वाला काम है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पंजाब कैबिनेट बड़ा चुनावी दांव खेल सकती है। पंजाब को सीएम चरणजीत चन्नी की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग है। इसमें पंजाब में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में पंजाबियों के लिए कोटा फिक्स करने का कानून लाया जा सकता है। यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब में नौकरियों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी घर घर रोजगार की बात कही थी, जिससे कैप्टन को चुनाव में खूब समर्थन मिला। यह बात अलग है कि लोगों ने इसे सरकारी नौकरी का वादा समझा, लेकिन कैप्टन ने प्राइवेट नौकरियां दिलवाई। सीएम चन्नी कह चुके हैं कि पंजाब सरकार हरियाणा से ठोस कानून लेकर आ रही है। पंजाबियों की नौकरियां हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के हिस्से में जा रही है। पंजाब में पिछले कुछ वर्षों से लगातार नौकरियों के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। नौजवान सरकार से नाराज हैं। ऐसे में सरकार इस दांव के जरिए सबको साधने की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में 75% कोटा तय करने की योजना भी बनाई गई है। पंजाब में कांग्रेस की कलह थम नहीं रही है। केदारनाथ समझौते के बावजूद पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत चन्नी के मतभेद नहीं थम रहे हैं। सोमवार को सिद्धू ने फिर 1 लाख नौकरियां न देने, आखिरी 3 महीने में लॉलीपॉप देने के मुद्दे उठाए। करीब 1 घंटे बाद सीएम चरणजीत चन्नी का भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों के मसले हल करने के लिए हमारी सरकार ने 52 दिनों में 104 फैसले लिए हैं। खास बात यह है कि सिद्धू सरकार पर सीधा अटैक करते हैं। वही सीएम चन्नी
सहमित ढंग से इशारों में इसका जवाब दे रहे हैं। सिद्धू का फिर से सीएम न बनने का दर्द भी छलका। वह पटियाला में नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से मिले। सिद्धू ने कहा कि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन की पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं। मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। चुनाव से पहले लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं। इस बार गलती कर ली तो फिर पंजाब बर्बाद हो जाएगा। यह मंत्रालय सीएम के पास है तो उनकी मांग को पहुंचा देंगे। प्रदर्शनकारियों बिजली विभाग से जुड़े थे। सिद्धू लोगों के बीच अगले चुनाव में जीत के बाद नए सीएम वाला अंदाज दिखाने से नहीं चूके। सिद्धू ने कहा कि पंजाब देश का सबसे कर्जाई राज्य बन चुका है। एक व्यक्ति पर 870 रुपए खर्च होते हैं। गोवा 14,000 से ज्यादा रुपए खर्च करता है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेफाक उल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय संयोजक असुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होने वाले हैं। ओवैसी ने कहा कि पार्टी की राजस्थान इकाई की औपचारिक शुरुआत जल्द ही कर दी जाएगी। राज्य में विधानसभा की 200 सीटें हैं। ओवैसी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम राजस्थान में अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और यहां की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने के अंदर आधिकारिक तौर पर पार्टी की यहां स्थापना कर दी जाएगी और हम राजस्थान में जिम्मेदार लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और बहुत से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वह उनके बाद पार्टी का काम शुरू हो जाएगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या किसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा। हम इसके बाद चरण में देखेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान में पार्टी की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 3 मार्च की गुंजाइश है क्योंकि लोग खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक कांग्रेस और बीजेपी दोनों से निराश हैं। शराबबंदी कानून को लेकर राज्य के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के निशाने पर हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून में कोई कमी नहीं है, कमी लोगों में है। लोग शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, लोगों को जागरूक करना होगा। सीएम ने कल शराबबंदी को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सोमवार को उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर होने वाली बैठक में एक चीज पर चर्चा होगी। सभी मंत्री और अधिकारी बैठक में शामिल होंगे और हर बिंदु पर विचार करेंगे। सीएम ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून से वे एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब जैसी घटनाओं पर सीएम अब पुलिस प्रशासन को कसने की तैयारी में दिख रहे हैं। सीएम ने कहा कि शराब से जुड़े मामलों में हम यह भी समीक्षा करेंगे कि कितने लोगों ने कंप्लेन की और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। अगर कोई गलत करता है तो उस पर एक्शन होगा। कौन लोग पकड़े गए हैं यह भी देखेंगे। शराबबंदी पर अब तक जितनी भी समीक्षा बैठक हुई है उनमें जो निर्देश दिए गए हैं उस पर कितना अमल हुआ है इसको भी देखा जाएगा। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करने के बाद से ही हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर पर हमला करने वाले उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। सभी नारे लगाते हुए उनके घर में घुस गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस खुर्शीद के घर पहुंच गई। आग को बुझा दिया गया है। फिलहाल घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। घर पर हमले के बाद खुर्शीद ने कहा कि यह हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर है। मेरे घर के दरवाजे बातचीत करने वालों के लिए हमेशा खुले हैं। इस घटना ने साबित कर दिया है कि मेरी बात सही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा था कि क्या अब भी मेरा यह कहना गलत है कि यह हिंदू धर्म नहीं हो सकता। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर शशि थरूर ने लिखा कि यह शर्मनाक है। सलमान खुर्शीद ऐसे नेता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को गौरवान्वित किया है। हमारी राजनीति में बढ़ने के स्तर की सत्ता में बैठे लोगों की निंदा करनी चाहिए। पंजाब के जालंधर में बेरोजगार टीचर सोमवार को शिक्षा मंत्री परगट सिंह के घर में घुस गए। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। घर के भीतर नारेबाजी का पता चलने पर मंत्री परगट सिंह भड़क गए। इसका पता चलते ही पुलिस हरकत में आई। उन्होंने बेरोजगार टीचरों को बाहर खदेड़ा। परगट सिंह ने भी तुरंत चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सीधा सवाल पूछा कि अगर मेरे घर के बुजुर्गों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने मंत्री के घर पर लोगों के घुसने को लेकर इसे पुलिस का फेलियर करार देते हुए साजिश तक बता दिया। पंजाब के शिक्षा और खेल मंत्री परगट सिंह ने कहा कि मैं चंडीगढ़ में हूं। 1 महीने से 4 से 5 बार यूनियन को मिल चुका हूं। वहां बुजुर्ग रहते हैं, वह डायबिटिक और हार्ट पेशेंट है। यह लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। यह लोग समाज को कहां ले जाएंगे। मुझे यह है कि अगर मेरे घर बुजुर्गों को कुछ हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। केंद्र सरकार ने कामकाज में सुधार लाने के लिए 77 मंत्रियों को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला कैबिनेट की बैठकों के बाद किया गया, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ऐसे कुल 5 सत्र आयोजित किए गए थे। आखिर बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। 5 सत्रों में ये पहला सत्र व्यक्तिगत दक्षता, दूसरा केंद्रीय क्रियान्वयन, तीसरा मंत्रालय का कामकाज, हितधारकों के साथ मिलकर काम करना, चौथा पार्टी के साथ तालमेल और प्रभावी संवाद, 5वां सत्र संसदीय कामकाज को लेकर था। इन सभी बैठकों का फोकस केंद्र सरकार की कुशलता में सुधार करना और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने पर था। मंत्रियों के 8 अलग ग्रुप बनाना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ईडी रिमांड पर लिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरहरा भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। उन्हें जबरन कड़ा उतारने के लिए कहकर उन्हें सिख धर्म पर हमला किया गया है। इस संबंध में खैरा के बेटे महताब सिंह खैरा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। खैरा ने कहा कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी, खैरा भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। महताब खैरा ने कहा कि ईडी के रिमांड में उनकी सीखी पर हमला किया जा रहा है। एक पुलिस अफसर पांडे ने उन्हें अपना कड़ा उतारने को कहा, जो हमारे गुरुओं की निशानी है। मेरे पिता खैरा के किसी भी नुकसान के लिए चंडीगढ़ पुलिस और उनके अफसर जिम्मेदार होंगे। जब तक बुनियादी अधिकारियों पर डाका मारने वालों को सजा नहीं मिलती, उनकी भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीएम के उद्घाटन से पहले साइकिल चला दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही कार्यकर्ताओं को उद्घाटन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मंगलवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिचमताई। मंगलवार को 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में साइकिल चलाकर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर रहे हैं, जिसका वीडियो चंद मिनटों में ही इंटरनेट पर छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। यह यूपी का तीसरा
रनवे वाला एक्सप्रेसवे है जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से करीब 10 किलोमीटर का एरिया सुरक्षा घेरे में होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।